ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना तो बनाना था, ना ही बनाना है मेरे ख्याल में। ये वर्बल अग्रीमेंट्स पे ये लोग नहीं रुकने वाले, ये लोग रुकेंगे सिर्फ मिसाइलों से और ड्रोन से। डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी कोशिश कर लें वो उनको नहीं रोक पाएंगे। एंड आई थिंक आगे जाके भी अगर कोई हमला करने की प्लानिंग होती है तो उसको रोकने की जो है वो सिचुएशन मेरे ख्याल में यही बनेगी कि ईरान जो है वो किसी हद तक रिटेलिएट करे और रेड लाइंस क्लियरली ड्रॉ करे तमाम महाजों के ऊपर, ना सिर्फ लबनान बल्कि गाजा, फलस्तीन, जो यमन है, इराक है, तमाम महाजों के ऊपर जंग कंप्लीटली बंद होगी। ये $300 बिलियन का जो मुआशी प्लान है वो किस सूरत में होगा? आपने खबरें सुनी होंगी कि काफी जगहों से ईरान को पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। मैं अपनी स्पेकुलेशन ही कर सकता हूँ, ये खबर तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको नजर आए कि अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से ईरान को पैसे मिल रहे हैं और डील भी आगे बढ़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, कल रात का अगर मंजरनामा देखा जाए, कल रात कौन सी कि इतवार की रात को ईरान का जो व्यू था वो ये था कि अवाम सड़कों पर मौजूद थे। मीडिया की जानिब से ये कह दिया गया था कि हमला हो सकता है, और उस वक्त में हमले की जो इत्तलात थी वो किन वजूहात की बुनियाद पे थी कि लबनान के महाज के ऊपर दाइया के अंदर एक अटैक होता है, और इस ज़मन के अंदर ये वो वक्त है कि जब बैनुल-अक़वामी सतह पे चहमगोइयाँ ये जारी थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा होने वाला है जिनेवा के अंदर, और उसके दस्तखत होंगे, जिसको अमेरिका इंडोर्स कर रहा था, और ईरान ने कहा था कि नहीं, कोई साइन इतवार के रोज़ जो है वो नहीं होंगे। लेकिन फिर सूरत हाल बदलती है, ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होता और ईरान भी जो है वो रिटेलिएट नहीं करता। और फिर रात गए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जुमे के रोज़ जो है वो जनेवा के अंदर मुज़ाकरात जो हैं वो जो माजी के अंदर हुए उसी की बुनियाद के ऊपर एक MOU साइन होगा, जिसका नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम रखा गया, जिसकी मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान करेगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ईरान की जानिब से गुडविल जेस्चर उसको कितना दिया गया है, उसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर क्या मुशाहिदात हैं, उसके ऊपर निकात क्या है जो ज़ेर गौर है ईरान के अंदर, और पसे पर्दा ये कितने निकात पे मुश्तमिल मुआहिदा होगा। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जॉन हुसैन ने। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉन, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतवार की रात ईरान का मंजरनामा क्या था? मीडिया के ऊपर खबरें क्या चल रही थीं? लबनान के ऊपर हमले इजराइल की जानिब से जो किए गए उसके ऊपर क्या राय थी, और प्लानिंग क्या चल रही थी? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपने मुझे बुलाया। देखें, जो खबरें भी चल रही थी और जो मैं अपनी सोर्सेज से भी पता कर पाया, ईरान जो है वो डेफिनेटिवली रिटेलिएट करने वाला था और रेडी, लॉन्चर सारे रेडी हो गए थे, अटैक बिल्कुल रेडी हो गया था। लास्ट मोमेंट पे ये डिप्लोमेसी काम आई। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का क्रेडिट इसमें जाता है और कतर का क्रेडिट जाता है। अभी तो सिर्फ रो रहे हैं, इंडियंस भी रो रहे हैं, इजरायली भी रो रहे हैं, जो पहलवी वाले हैं वो भी रो रहे हैं, तो बड़ा मातम वहां पे हुआ हुआ है। तो ये तो सालिसी का किरदार है कि ईरान को रोका, और जाहिर है डिप्लोमेसी कि इज़राइल जो खराब करने की कोशिश कर रहा है, मुआहदा जो होने वाला है एकदम 1 सेंटीमीटर दूर है, उसको इज़राइल की जो है उसपे ना वो किया जाए, रोका जाए। और आई थिंक इसके अंदर कंसेशंस जो इम्पोर्टेंट है वो बड़ी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है कि आखिरी वक्त पे आके डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कंसेशन और उसको फोर्स किया गया कि वो 2 चीजें चेंज करे। पहली चीज तो ये कि इमीडिएटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को के साथ-साथ जो नेवल ब्लॉकेड है उसको खत्म किया जाएगा हम्म, इमीडिएटली विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हम्म, और दूसरा जो है वो लबनान का महाज है कि वहां पे जंग ना सिर्फ बंद होगी बल्कि लबनान जो है वो उसके अंदर से इजराइल विड्रॉ करेगा और उनकी जो सॉवरेंटी है उनको अपहोल्ड करेगा। तो इसकी वजह से ईरान ने मुशावरत करके जो लबनान है, रेजिस्टेंस है, उनसे भी मुशावरत करके हमले को रोका, और फाइनली आप देख रहे हैं कि मुआहिदा हो चुका है और इंशाल्लाह साइन होने वाला है फ्राइडे को। अच्छा, आप ये बताइए कि जो हमला हुआ था दाइया के अंदर, उस वक्त खबरें कुछ मंजर आम पे आई थी कि हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं नईम कासिम, उनकी शहादत के हवाले से रूमर्स फैलना शुरू हुए थे। इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, क्यों हुई, और इसके ऊपर अगर कोई स्पॉइलर था तो उसकी पसे पर्दा सोच या इकदामात क्या थे? देखिए, ये खबर सबसे पहले इजराइल ने खुद दी, I24 न्यूज़ ने सबसे पहले खबर दी या चैनल 14 ने दी। बहरहाल इन दोनों में से किसी एक ने खबर दी या चैनल 10 था, आई डोंट नो, बट खबर इजरायली मीडिया की तरफ से ही आई कि शेख नईम को जो है वो शहीद कर दिया गया है। और ये खबर हम लोगों को भी यहाँ पे मौसूल हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है जब तक हिजबुल्लाह कोई कन्फर्मेशन ना दे, जब तक वहां से कोई कन्फर्मेशन ना आए, तब तक ये खबरें हम आगे नहीं देते, क्योंकि सेंसिटिव टाइम है और सेंसिटिव मामला है, इसकी वजह से मोहतात रहना पड़ता है। तो ये खबर हमने आगे नहीं दी, और जाहिर सी बात है आपने देखा कि हिजबुल्लाह ने भी इसको इस चीज के कोई वो नहीं है, इस चीज का कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और बिल्कुल
ऐसा कोई रियलिटी नहीं है जैसी वो लोग दिखा रहे थे। तो आई थिंक वॉर टाइम सिचुएशन के अंदर ये कॉमन रहा है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, पर्टिकुलरली इजराइल की तरफ से, कि उन्होंने बार बार ऐसी कोशिश की है कि जब जब डील के करीब आए तब तब वो ऐसे क्लेम्स करें। एंड होपफुली आई थिंक आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये डिरेल नहीं होगा, चाहे जितनी कोशिश कर ले इसराइल इस मामले को डिलेल करने की, ये डिरेल नहीं होगा डिस्पाइट दी अटैक्स। और रिटेलिएट अगर करने पे आए ईरान तो रिटेलिएट करेगा, उसमें भी कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं। लेकिन इसमें हिजबुल्लाह भी यही चाहती है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इसराइल को फोर्स किया जाए टू एग्जिट फ्रॉम लेबनान। तो आई डोंट थिंक कि अभी इसराइल की किसी भी कोशिश को जो है वो सराहा जाएगा किसी भी तरफ से। अच्छा, ये बताइए कि लबनान पे होने वाले हमले के बाद बाकिर कालिबाफ साहब का जो बयान था, या जो पार्लियामान के जो तर्जुमान है उनका जो बयान था, और गज़ा के हवाले से जो उनका बयान है, वो इस पूरी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं कि ये मेमोरेंडम इसराइल को किस हद तक बाज रख पाएगा और किस हद तक उनकी जा रही है जो है वो मुस्तकबिल के अंदर जारी और सारी रहेगी? देखिए, कालीबाफ साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था, उस वक़्त भी कहा था कि अगर आप नहीं, ये जो टैग टीम का गेम है, ये बड़ा पुराना हो चुका है और अगर आप नहीं कंट्रोल, आप अगर नहीं रोक पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप, या तो आपकी विलिंगनेस नहीं है या तो आपकी एबिलिटी नहीं है रोकने की। हम्म। बहरहाल इसमें जो गाज़ा और लेबनान का मामला है वो फाइनली तय पाया मुआहदे की सूरत में, लेकिन मैं आपको बता दूं यासिर, ये वर्बल एग्रीमेंट्स पे ये लोग नहीं रुकने वाले, ये लोग रुकेंगे सिर्फ मिसाइलों से और ड्रोन से। डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी कोशिश कर लें वो उनको नहीं रोक पाएंगे। एंड आई थिंक आगे जाके भी अगर कोई हमला करने की प्लानिंग होती है तो उसको रोकने की जो है वो सिचुएशन मेरे ख्याल में यही बनेगी कि ईरान जो है वो किसी हद तक रिटेलिएट करे और रेड लाइंस क्लियरली ड्रॉ करे, क्योंकि बातों से तो ये नहीं मानने वाले और ये कोशिश भी करेंगे। ईरान को भी ये बात पता है कि कोशिशें जारी रहेंगी। लेकिन बहरहाल ये यूनाइटेड स्टेट्स ने अफर्म करवाया है और अभी इस वक्त लेबनान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का कहना यह है कि हम इनको किसी भी सूरत में निकालेंगे इस रीजन के बाहर से, लेबनान में से। और तमाम महाजों के ऊपर, ना सिर्फ लेबनान बल्कि गाजा, फलस्तीन, जो यमन है, इराक है, तमाम महाजों के ऊपर जंग कंप्लीटली बंद होगी। लेबनान का मेंशन स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि लेबनान एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जबकि गाजा के ऊपर और फलस्तीन के ऊपर जो जो टैक्टिकल स्ट्राइक्स हैं वो इसराइल करता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरे तरीके से जो बोर्ड ऑफ पीस है और जो दूसरे मामला हैं उसकी तरफ से ये मामला जो है वो मुसलमान ममालिक ने किसी तरीके से आगे रेजोल्यूशन की तरफ भेज दिया है। बहरहाल उस पे भी अगर हमला होता है, गाजा पे भी अगर कोई बड़ा हमला होता है या कोई एक्टिव एंगेजमेंट होती है तो उस पे भी ईरान रिटेलिएट करेगा। ये बात क्लियरली कन्वे कर दी गई है, जो अल कसाम ब्रिगेड्स हैं उनको भी और ओवरऑल अमेरिकन को भी ये बात बता दी गई कि किसी भी सूरत ना लेबनान के ऊपर, ना फलस्तीन के ऊपर, ना किसी और जगह पे हमले जो हैं वो बर्दाश्त होंगे या एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन बर्दाश्त होगा। सदर्न लेबनान के ऊपर स्किर्मिशेस चलती रहेंगी, मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं और अभी भी कहूंगा। सदर्न लेबनान के ऊपर जो इनकी जो बैक एंड फोर्थ है, मिलिट्री एंगेजमेंट्स चलती रहेंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह भी इलाकों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है जो इसराइल के कब्जे में है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सिविलियन इलाकों के अंदर अगर बमबारी करता है इसराइल, या कहीं लार्ज स्केल बमबारी ऐसी करता है कि आवाम को वहां पे नुकसान पहुंचता है, तो वहां पे ईरान जो है वो रिटेलिएट करने की पोजीशन में ईरान ने कह दिया कि वो हैं। एंड आई थिंक वो रिटेलिएट करेंगे, रेड लाइंस ड्रॉ करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये भी जानता है ईरान कि ये मामला खराब करने की कोशिश करेगा इसराइल, और उसको मौका नहीं देना चाहिए कि वो ये मामला खराब कर दे, क्योंकि ईरान क्लियरली इस मुआहदे के अंदर जो है वो एक अपर हैंड की पोजीशन के अंदर सामने आया है। अच्छा, ये बताइए कि एनपीटी के हवाले से क्या माजी वाला ही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, या फिर मुस्तकबिल के अंदर ईरान के जो मुतालिबात हैं वो तब्दील हो चुके हैं और एनपीटी का कोई नया मुआहिदा होगा? देखिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर ईरान हमेशा से रहा है और हमेशा से कंप्लायंस, आपको पता है कि न्यूक्लियर जो मैनेजमेंट है, जो एसेट मैनेजमेंट है, उसके अंदर ईरान की कंप्लायंस सबसे ज्यादा रही है अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मुल्कों में। और ये आईएए की खुद की रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना तो बनाना था, ना ही बनाना है मेरे ख्याल में। और ये जो मामला है एनरिचमेंट का, उसके ऊपर कैप लगाने के लिए बिल्कुल ईरानी पहले भी तैयार थे और ईरानी मेरे ख्याल में आगे भी तैयार होंगे। डायल्यूशन की जहां तक बात रही, वो भी मुझे लगता है कि ईरान राजी हो सकता है उसके ऊपर, पेंडिंग कि वो $300 बिलियन के जो वादे हैं वो पूरे हों, तो डायल्यूशन भी आई थिंक ईरान कर सकता है आगे जाके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो मरहला बाद का है। न्यूक्लियर के मामलात ये बाद में रिजॉल्व होंगे कि न्यूक्लियर का क्या करना है। जो सैंक्शंस रिलीफ के परमानेंट मामलात हैं वो भी मेरे ख्याल में ऑयल सैंक्शंस के अलावा परमानेंट मामलात जो है वो बाद में तय पाएंगे। और कॉम्पेंसेशन का जो $200 बिलियन का, जो $300 बिलियन का जो मैकेनिज्म है, वो भी मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस होगा इन्हीं बातों के अंदर। तो आई थिंक ये बात की चीजें हैं, 60 दिन के टाइम में टेस्ट किया जाएगा, दोनों पार्टीज एक दूसरे को चेक करेंगी कि किस तरीके से किस तरफ कूट बैठ रहा है। और आई थिंक इस वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स सी, इंशाल्लाह ये मुआहिदा तो तय पा गया है। ये इंपॉर्टेंट मुआहिदा है जो जिसका तय पाना जरूरी था, क्योंकि इस मुआहिदे के बाद हमें नजर आ रहा है कि जंग खत्म हो गई है, अब जंग जो है वो दोबारा शुरू नहीं होगी। भले चीजें जो है वो पहले की तरह सैंक्शंस लगी ना ईरान के ऊपर, या फॉर एग्जाम्पल ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन जो है वो एग्जिस्ट करें,
लेकिन आई थिंक ये जो है एक एमओयू एक शुरुआत है, एक उस टाइम की जहां पे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल अपने अपने तर्ज पे करेगा, टोल नहीं लेगा, सर्विस चार्जेस या एनवायरमेंटल फीस जो है वो ले लेगा ईरान, और ओमान के साथ उसको मैनेज करेगा, और उसके साथ साथ जो एसेट्स हैं ईरान के वो अनफ्रीज होंगे। आफ्टर द डील इज साइंड इमीडिएटली $12 बिलियन जो है वो ईरान के पास अवेलेबल होंगे, और उसके बाद जो एसेट्स रिलीज हैं वो बाद में देखे जाएंगे किस तरीके से कंप्लाइंस के साथ रिलीज होते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा टाइम है ईरान के लिए, बड़ा फेवरेबल टाइम है। एंड आई डोंट थिंक कि आगे जाके अमेरिका इस सूरत में है कि वो जंग दोबारा करेगा या इसराइल को मौका देगा जंग करने के लिए, अच्छा क्योंकि जॉन, इन्होंने जो जॉन ये बताइए, अनकंडीशनल आपने सरेंडर की 300 बात बिलियन की वो डॉलर्स की खत्म बात हो गई है। आपने 300 बिलियन डॉलर्स की बात की, और अभी 24 अरब डॉलर जो मुंजमद असासे हैं उसमें से 12 अरब डॉलर जारी करने की बात की। ये 300 बिलियन डॉलर्स का जो मुआशी प्लान है वो किस सूरत में होगा? क्या तमाम तर सैंक्शंस खत्म देखिए, कर दी जाएंगी या बतदरीज खत्म की जाएंगी? और 12 बिलियन डॉलर्स जो हैं उनमें से जो खलीजी ममालिक से आने हैं वो कितने हैं, और उनकी बहाली किस सूरत के अंदर होगी? देखिए, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ पैसों की जो अमाउंट है वो पड़ी हुई है। कतर से हमें पता है कि जो कतर के अंदर जो फंड है वो $6 बिलियन, वहां से $12 बिलियन तक वहां से रिलीज हो सकता है। साउथ कोरिया की कुछ पेमेंट्स भी फंसी हुई थी वहां पे, तो वो रिलीज हो सकती हैं। बाकी मेरा ख्याल में अभी आप देखेंगे कि बगैर ये दिखाए, डोनाल्ड ट्रंप बगैर ये दिखाए कि मैंने पैसे दे दिए, पैसे ईरान को मिल जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने खबरें सुनी होंगी कि काफी जगहों से ईरान को पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। तो मैं अपनी स्पेकुलेशन ही कर सकता हूँ, ये खबर तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको नजर आए कि अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से ईरान को पैसे मिल रहे हैं, और डील भी आगे बढ़ रही है। क्योंकि मोहसिन रजाई जो हैं, जो सीनियर एडवाइजर हैं आयतुल्लाह खामनाई के, सुप्रीम लीडर के, उन्होंने कह दिया है कि ट्रंप ने बोला हुआ है कि वो $24 बिलियन देगा ईरान को, अग्री कर लिया है, और उसका मैकेनिज्म कतर के अंदर एटलीस्ट सेट हो चुका है कि कतर के पैसे जो रिलीज होने हैं उसका मैकेनिज्म सेट हो चुका है ऑलरेडी। तो ये तो डेफिनेटली होगा, भले नजर कुछ और आए देखने में, लेकिन ईरान तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये चीजें जो है वो पूरी नहीं होती। सवाल रहा $300 बिलियन का, तो देखें ये आई थिंक फार फेच्ड आइडिया, इसके अंदर डेवलपमेंट फंड है, रिकंस्ट्रक्शन फंड है, वो किस तरीके से पूरा होता है आई एम नॉट श्योर, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरी असेसमेंट ये कहती है कि ये अरब ममालिक के थ्रू ही पैसे जो रिलीज किए जाएंगे, वो आपको नजर आएगा कि अलग अलग मुआहदे ईरान कर रहा होगा अरब ममालिक के साथ, और उनसे अलग अलग अमाउंट जो है वो रिलीज हो रही होंगी, और वो रिलीज असल में अमेरिका के कहने पे हो रही होंगी, और अमेरिका की डिमांड्स पे हो रही होंगी, या अमेरिका की रिक्वेस्ट पे हो रही होंगी, और होगा पार्ट ये मुआहदे का ही, ये मेरा ख्याल है। बहरहाल ऐसा भी हो सकता है कि अलग डील्स जो है वो बगैर यूनाइटेड स्टेट्स के अलग डील्स जो है वो अरब ममालिक के साथ ईरान बनाए, जैसा कि यूएई के अंदर और कतर के अंदर हमें खबरें कुछ सुनने को मिली थी कि बनाया है। तो लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल कि क्या होगा उस $300 बिलियन या $200 बिलियन की बात पे। बट अभी जो है वो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स की बात जो है वो कंप्लीटली अंडरस्टूड है ईरान की तरफ से, और ये इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि ईरान के आधे पैसे तो रिलीज होंगे ही होंगे आफ्टर द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। अच्छा, आपने ये कहा कि मुख्तलिफ जगहों से पैसे आने की इत्तलात हैं, रूमर्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं। ये डिनायल जो है वो ईरानी गवर्नमेंट ने भी दिया है और यूएई गवर्नमेंट ने भी दिया है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये खबरें निकली क्यों, और इनके पसे पर्दा हकायक क्या हैं? और अगर ये मुंतकली हुई है तो मुंतकली होने की सूरत के अंदर ईरानी मईशत के ऊपर फौरी तौर पे बड़े असरात तो नहीं देखने में आने थे, लेकिन चंद असरात तो देखने में आते। तो क्या वो देखने में मिले? देखिए, इट्स टू सून कि कोई भी इकोनॉमिक जो ग्रैंड स्केल मैक्रो मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन हो किसी भी तरीके से, क्योंकि जाहिर है आपने ऑफिशियली अगर डिक्लेयर नहीं किया और रिजेक्ट कर रहे हैं आप, और फिर भी पैसे आपके पास आ गए हैं, तो वो ट्रांसलेट नहीं करता है इकोनॉमिकली उस तरीके से जिस तरीके से मार्केट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है या स्टॉक मार्केट में हमें मूवमेंट्स नजर आती है। तो उस तरीके से तो चेंज नहीं आया। और मैं भी इसके ऊपर मैं मुझे कहीं खबर, मैं आपको वो नहीं कर रहा कि मिले हैं पैसे या नहीं मिले, मैं तो स्पेक्युलेट कर रहा हूँ कि मिल सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। बहरहाल दुनिया को तो नहीं पता चलेगा, ना ही कोई ऑफिशियल बताएगा, ना ही कोई ऑफिशियल अग्री करेगा कि ऐसा हुआ है, क्योंकि बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखाना है अपनी आवाम को कि वो डायरेक्टली पैसे नहीं देगा ईरान को लिक्विड फॉर्म में। तो देखें अब इसके ऊपर क्या ही बात हो सकती है, लेकिन आगे जाके आपको नजर आएगा कि चीजें जो है वो इकोनॉमिकली चेंज हो रही हैं ईरान के लिए, अभी से असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। और अभी भी शॉर्टफॉल किसी चीज का नहीं है, किसी किस्म की रैशनिंग नहीं है, किसी किस्म की बंदिश नहीं है, किसी किस्म का सप्लाई और डिमांड का इशू इस वक्त ईरान के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आई थिंक ये वेल अंडरस्टूड सी बात है कि इकोनॉमिकली मामला, ऑल्दो महंगाई जो है वो है, लेकिन इकोनॉमिकली मामला जो है वो चल रहे हैं जिस तरीके से ईरान के चलते हुए आ रहे हैं पहले से। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उस पर ईरानी अवाम की राय क्या है?
माजी में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात अमरीका के बारे में रहे कि अमरीका पीठ में छुरा घोंपेगा। अमरीका ने बारहा मवाक़ों के ऊपर मुआहदे करके उसके खिलाफ वर्जी की। ईरान को फिर से दिफ़ाई एतबार से तैयार रहना पड़ता था। तो अब की बार ऐसा क्या होगा कि जिस पे ईरान को दिफ़ाई एतबार से इतनी तैयारी ना करना पड़ेगी, अमरीका के ख़दशात भी दूर रहेंगे, ईरान की मुआशी बहाली भी हो जाएगी और बिलख़ुसूस ईरानी अवाम का एतमाद जो है वो किसी हद तक बहाल रहेगा? देखिए, ये मामला इतना सिंपल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ईरानी अवाम जो है वो 3 दफ़ा धोखा खा चुकी है अमेरिका से और इनको कोई ट्रस्ट नहीं है अमेरिका के ऊपर और ये एक जेन्युइन मिसट्रस्ट है और इस अवाम ने जो बमबारी यहाँ पे खाई है और मैं यहाँ पे जो लोगों के साथ मैंने जो बातचीत की है, 107 दिन ये लोग रोडों पे रहे हैं और अभी भी रोडों पे ही आते हैं रोज़ रात को। तो ज़ाहिर-सी बात है इनको ट्रस्ट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर और एक खित्ता ज़रूर है, ईरान की अवाम में एक है सेगमेंट जो कहता है कि इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, ये आपको धोखा देंगे और ये आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन देखिए यासिर, सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। अमेरिका ने पहले कभी नहीं सोचा था कि उसके बेसिस के ऊपर, उस सुपर पावर की बेसिस के ऊपर, वो जो यूनिलैटरली अपने आप को दिखाती थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश है, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके बेसिस के ऊपर कभी भी आके कोई मिसाइल गिरेगा या कभी ड्रोन गिरेगा। वो भी उस मुल्क की तरफ से जो मुल्क 47 साल से सैंक्शन सहता हुआ आ रहा है और उसके ऊपर जो है वो पूरी दुनिया की बंदिश लगी हुई है। हुँ। तो अमेरिका की अब मेरे ख्याल में विजन जो है वो चेंज हो चुकी है। जब उनके जहाज यहाँ पे आए और वो जब उनको गिराया और जो उनकी कश्तियां बड़ी-बड़ी यहाँ से भागी शॉट्स खा के और उनके जो सोल्जर्स हैं वो छुपते फिरे, तो आई थिंक उनको रियलाइज हो गया है कि अभी जंग शुरू करना दोबारा जो है वो उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है कि अभी एमओयू के बाद कोई फाइनल डील तक मामला ना पहुंचे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जीत हो चुकी है। आप इसको डिनाई करें, आप बोलें कि नहीं जी पैसे नहीं मिलेंगे ईरान को, कोई बात नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल तो ईरान के पास है। लेट्स सपोज यूएस धोखा दे देता है। मैं कहता हूं यूएस ने धोखा दे दिया। 60 दिन तो ईरान को भी मिल रहे हैं ना अपना तेल बेचने के लिए, अपनी सारी चीजें अपनी तदफीन करने के लिए आयतुल्लाह खामनाई की और दूसरी चीजें करने के लिए, रिकवरी फेज में आने के लिए। इस टाइम को आई थिंक ईरान भी यूटिलाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि ईरान ने जो है वो नादानी के अंदर फैसला किया है और दोबारा अगर चीजें खराब होती हैं तो दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा और फिर हो सकता है बाब अल मंदब भी बंद हो जाए, फिर हो सकता है कि दूसरी जो रीजन हैं उनके अंदर भी जंग चली जाए। तो बात सारी ये है कि अब वो दौर खत्म हो चुका है दुनिया का। ये मैं अपनी जज्बाती बातें नहीं कर रहा। आप आर्टिकल्स पढ़ें, गार्डियन पढ़ें, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ें। हर मीडिया आउटलेट यही कह रहा है कि अमेरिका हार चुका है और अमेरिका की हार इसी चीज से नजर आ रही है कि अमेरिका की जो रिपब्लिकन लॉबी है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है किसी भी डील से, क्योंकि अनकंडीशनल सरेंडर से मामला शुरू हुआ था और अब खत्म हो गया है मामला इस बात पे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और हम जो हैं वो मिलके मुआहिदा कर रहे हैं और हिजबुल्लाह से हमारी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है और नेतन्याहू जो है वो तो पागल है और हमें जो है वो डील करनी है किसी भी हद तक। तो बात सारी ये है कि ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं बचे। जंग करके देख लें अगर करना है, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल दोबारा अटैक करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल दोबारा धोखा देंगे। लेकिन बात सारी ये है कि क्या मिलेगा? 2 साल 3 साल और जंग कर लें, उसके बाद आना तो वही है इनको। कहाँ पे आना है? उनको डिमांड्स मीट करनी है। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों जो ये कह रहे थे कि नेतन्याहू सियासत से इस्तीफ़ा दे देंगे और फिर उन्हें ये भी गिला था कि जब मुआहिदा होना है उसी वक्त में लबनान के ऊपर हमला कर दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुआहिदे की सूरत में अमेरिका इजराइल ताल्लुकात किस हद तक ख़राब होंगे और इसमें पॉलिटिकल बैकलैश जो है वो किस हद तक बेंजामिन नेतन्याहू को देखना पड़ेगा और किस हद तक सियासी गिराफ में जो गिरावट है डोनाल्ड ट्रंप की वो आएगी। देखें, ये तो बिल्कुल सामने है कि बेंजामिन नेतन्याहू का टाइम अक्टूबर से ज़्यादा मुझे खिंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि री-इलेक्शंस भी हो रहे हैं और योरगन और ये जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद की है इज़राइल की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनको समझ में आ गया कि इज़राइल को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया अमेरिका ने इस सारे मामले में। बहरहाल यासिर, मैं एक और बात आपको बताऊँ कि ये टैग टीम है। देखें, अमेरिका हमेशा सुपर पावर इज़राइल के ऊपर ही रहेगा। ये बातें मुझे नहीं समझ में आती कि इज़राइल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहे तो वो फंड्स ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे तो वो दूसरी चीज़ें कर सकते हैं जिससे इज़राइल मजबूर हो जाए। या तो फिर आप कह दें कि नहीं जी इज़राइल का कंट्रोल है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के ऊपर कंट्रोल है इज़राइल का। जब तक अमेरिका को नज़र आ रहा है कि इस खित्ते के अंदर इज़राइल उनको रिप्रेजेंट कर सकता है, तब तक उसको सपोर्ट करेंगे। जब उनको लगेगा कि इज़राइल अब लॉन्ग टर्म के अंदर डैमेज देने के लिए जो है वो शुरू हो गया है अमेरिका को, उस वक्त आई थिंक वहां पे आपको चेंजेस नजर आएंगे। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि इज़राइल को छोड़ देगा अमेरिका, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपको नजर आएगा कि नेतन्याहू चला जाएगा और दूसरा चेहरा आ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप भी जब चला जाएगा तो उसके बाद अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो सब मलबा डाल देंगे किसके ऊपर? ट्रंप के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर और बोलेंगे कि जी नेतन्याहू बुरा था और ट्रंप बुरा था और इज़राइल और अमेरिका तो दोस्त हैं, तो चले जी बिस्मिल्लाह हमारी कॉपरेशन हम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जो बाइडेन के टाइम में भी आपको नजर आया था कि यही सेम स्टेटमेंट्स जो आज ट्रंप दे रहा है, वही सेम स्टेटमेंट्स जो बाइडेन भी दे रहा था। लेकिन क्या हुआ 2018 के अंदर आपने देखा कि 10 साल का मुआहिदा हुआ। उसी दौरान जब इज़राइल के साथ इनकी
जो है वो मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। उससे पहले भी यूएसएस लिबर्टी का वाकया हुआ, एक पूरी कश्ती को जो है वो उड़ा दिया, यूएस सेलर्स जो है उसके अंदर मर गए। और उसके साथ-साथ जोनाथन पोलार्ड जो स्पाई था इज़राइल का, उसने सीआईए के अंदर बैठ के स्पाई किया इज़राइल के लिए, और उसको एक प्राइवेट जहाज के अंदर जो है वो वापस इज़राइल भेज दिया प्रेसिडेंशियल पार्डन देके। तो बात सारी ये है कि लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक इश्यूज चलते रहेंगे, जो लॉबीज का सिलसिला है वो चलता रहेगा, शक्लें आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। और जिस वक्त अमेरिका को नजर आया कि अब इज़राइल जो है वो जरूरत देना शुरू हो गया है, मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो इज़राइल को भी अबैंडन कर सकता है फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। अच्छा, तो फिर अबैंडन करने की सूरत किस मंजरनामे की शक्ल में आप देख रहे हैं? क्या जंग को दोबारा शुरू करके, या फिर उनके साथ कोई मौशी ताल्लुकात खराब करके? नहीं, मेरे ख्याल है जंग का इतना मेरा नहीं ख्याल कि जंग के शुरू होने से जो है वो इज़राइल को ये लोग छोड़ेंगे। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म सिस्टमिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से इज़राइल जो है वो उसको अबैंडन कर सकता है अमेरिका। वो क्या है? नंबर 1 वो ये है कि इज़राइल जो है इस खित्ते के अंदर अपनी पावर को एक्सर्ट करने में नाकाम हो जाए। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आगे जाके अगर आपको नज़र आए कि इज़राइल नाकाम हो चुका है अपनी पावर एक्सर्ट करने में, तो हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स उसके ऊपर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर दे। डाइल्यूट करके खत्म नहीं करेगा एकदम से टाइज को, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि 2027 के अंदर गालिबन एक बिल जो है वो शक्ल में आ रहा है, जो लॉ में कन्वर्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर इजरायली और यूएस जो जो मिलिट्रीज हैं उनका जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक साथ जो है वो ज्वाइन करने की बातें हो रही हैं। अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो लोकल यूएस पॉलिटिक्स के साथ भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 जो है उसके अंदर वो है इजराइल फर्स्ट पॉलिसीज। यूएस की आवाम को अब रिकग्नाइज हो रहा है, और इसके अंदर जो कैंट जो कि काउंटर टेररिज्म का चीफ था यूएस का, वो और दूसरे लोग जो इंक्लूडेड हैं वो रियलाइज करवा रहे हैं आवाम को कि भाई इसराइल के बेसिस के ऊपर या इसराइल की जानिब से आप जंगे नहीं लड़ सकते। अमरीकी जो है वो अपना खून नहीं बहा सकते इसराइलियों के कहने पे। तो अमरीकी आवाम में ये तासुर सोशल मीडिया की वजह से और लीडरान की वजह से आ गया है कि ये जो जंगे हो रही हैं, जो सारा मामला हो रहा है वो इसराइल की तरफ से हो रहा है। इसराइल की ही कहने पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अटैक कर रहा है जगहों के ऊपर, ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स का ही प्राइमरी इंटरेस्ट है इन चीजों को खराब करने में। लेकिन बात सारी ये है कि आवाम का इन्फ्लुएंस जो है किसी हद तक यूएस के अंदर एग्जिस्ट करता है, और वो आगे जाके हमें नजर आएगा कि वो ट्रांसलेट करेगा, जो अगले इलेक्शन होंगे उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से ट्रांसलेट जरूर करेगा। और उसके अंदर मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि यूरोप भी हाथ से जाना शुरू हो गया है अमेरिका के, और क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी तंग आना शुरू हो गई हैं यूएस की इन इजराइल फर्स्ट पॉलिसीज की वजह से, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा कि यूएस जो है वो अबैंडन करना शुरू करेगा इसराइल को। और जब अबैंडन करना शुरू करेगा उसके बाद अगर जंग हुई तो आपको पता है फिर अगर इसराइल और ईरान आमने सामने होंगे तो फिर क्या होगा। अच्छा, ये बताइए कि हतमी मुज़ाकरात से कबल ईरानी फंड्स को बहाल कर दिया जाएगा। एक नुक्ता है जो मेमोरेंडम का है, तो हतमी मुज़ाकरात फिर कितने अरसे में होने के इम्कानात हैं? देखें, ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल अब उनको जितनी जल्दी तेल अपना भिजवाना है यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उतना जल्दी वो जो है वो एसेट्स के ऊपर काम कर लेंगे कि एसेट्स रिलीज करवा लें। जब मुआहिदा शुरू हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि एसेट्स रिलीज हो गए हैं। जबकि यूएस शायद उसको बोले कि नहीं नहीं हमने कुछ भी जो है वो रिलीज नहीं किया, फिर भी आपको खबरें आ जाएंगी कि ईरान को जो है वो एसेट्स मिल गए हैं, और इसके बगैर ईरानी शुरू नहीं करेंगे मुआहिदा। दैट इज सर्टन, ईरानियों ने कह दिया है। आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई रिस्क लेगा, क्योंकि फिर कोई फायदा ही नहीं है ना फिर मुआहिदा करने का, अगर इनको कुछ मिल ही नहीं रहा और फिर अमेरिका के साथ ये बातचीत करने लग गए, तो फिर तो एक बात यही है कि फिर मुआहदे में आने का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में ईरानी ऐसा नहीं करेंगे, और आपको नजर आएगा कि कोई ना कोई आपको एक्सचेंज होता हुआ नजर आएगा। या फिर दूसरी सूरत इसके अंदर ये हो सकती है कि ईरान जो है वो टोल्स के थ्रू कलेक्शन जो है वो अपनी जारी रखे, और साथ ही साथ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आपको खुला हुआ नजर आए, और ब्लॉकेड भी आपको खत्म होता हुआ नजर आए, लेकिन कोई एसेट्स की एज सच रिलीज आपको $12 बिलियन के अलावा जो है वो होती हुई नजर ना आए। तो ये जो अदर वेज हैं, जो तो थर्ड राउट्स हैं, ये होते हुए आपको नजर आ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी नजर आ सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान आगे बढ़े ही ना, जो आगे बातचीत है उसके साथ ना बढ़े आगे, तदफीन के बाद और सारे मामला के बाद, जब यूएस को समझ में आए कि उनको रेस्टिंग टाइम मिल गया और ईरान को समझ में आया कि उनको रेस्टिंग टाइम मिल गया है, तो हो सकता है जंग दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन उसकी लाइक्लीहुड, अगेन यासिर मैं यही कहूंगा, बहुत कम है। बहुत सीरियस सिचुएशन में फंस चुका है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स, और किसी भी तरीके से उनको निकलना है इस चीज से। ये बात मैं शुरू से कह रहा था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या इस मुआहदे की सूरत में ये मुमकिनात में से है कि ईरान अपने मिसाइल के स्टॉक पाइल और उसकी रेंज जो है उसके ऊपर रिव्यू करे, या फिर सवाल ये है कि रेंज पे रिव्यू ना किया जाए तो नई प्रोडक्शन जो है उसको रोक दिया जाए? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मेरी मालूमात के मुताबिक एक्सप्लिसिटली ये जितनी भी मिसाइल और इन सब चीजों की जो इजरायली डिमांड्स हैं, इन सब चीजों को जो है वो बाहर रखा गया है। इन सब चीजों को एक्सप्लिसिटली डिनाई किया गया है कि इन चीजों के ऊपर बात नहीं होगी। तो आई थिंक
आई थिंक ये आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कभी भी बात नहीं होगी। मुज़ाकरात जो हो रहे होंगे, जो डील हो रही होगी, उसमें भी बातचीत नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि वो बोलेंगे नहीं जी, अब मिसाइल के ऊपर भी बात करो। आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते उनसे हुँ, क्या वो हुँ। बिल्कुल ही जो है वो अपनी बातों के ऊपर कायम रहेंगे। तो हो सकता है कि वो इंसिस्ट करें, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक एमओयू के अंदर एक्सप्लिसिटली ये चीज़ डाल दी गई है कि कुछ इश्यूज़ के अलावा कोई और चीज़ के ऊपर बात नहीं होगी। और वो इश्यूज़ जो हैं वो न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं, वो हुँ। इश्यूज़ सैंक्शंस हैं और दूसरे इश्यूज़ हैं। यानी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बात नहीं होगी, सैंक्शंस के ऊपर बात की जाएगी और जो मुंजमद असासे हैं उनकी बहाली के ऊपर बात की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इसका आउटकम कुछ अच्छा निकले। बहुत शुक्रिया जान हुसैन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।